बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को तकलीफ देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा खूब पढ़ा लिखा और काजी के ओहदे पर फायज हो गया। बाकी के 3 लड़के आबाई पेशे से मुंसलिक रहे। बाप के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। सबकी शादियां हुई। काजी की शादी जिस औरत से हुई वो सचमुच की पदमनी थी। खूबसूरत, नाजुक इंदाम, मुतनासिब आज़ा, बाल शबे देजूर की तरह काले, आंखें आहूए खुतन की तरह बड़ी बड़ी, छाती गोल, नाक के नथने दिल फरेब, दिलकश तिरज़े गुफ्तगू, सफा रफ्तार, महजब, इजार बंद की सच्ची। मुख्तसर ये कि शोहर की तरह ही पढ़ी लिखी भी थी और नेक भी। सूरत भी खूब थी और सीरत भी। किसान के तो सभी लड़के नेक और अच्छे निकले। दूसरी तरफ किसान के बड़े भाई की औलाद निकम्मी थी। 1 तोले की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। सब लड़के एक थान के टुकड़े, एक थैली के चट्टे बट्टे, पांचों आए बेशरी। जब ताए के लड़कों ने काजी की बीवी देखी तो उस पर बेईमान हो गए। अब वो रात दिन उसकी इज्जत लूटने के मंसूबे बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मेकशी की एक महफिल बर्पा करें, उसमें काजी को भी मदऊ करें, सागर छलकाएं, शराब के दौर पर दौर चलें, उसे खूब में अरगवानी की जाम पिलाएं। जब काजी नशे में धुत होकर गिर पड़े तो हम सब मिलकर उसके घर पर धावा बोलें, उसकी बीवी की इज्जत उतारें। लेकिन उनका ये मंसूबा शेख चिली का मंसूबा था, महज ख्याली पलाओ, क्योंकि काजी उनके दाव में आने वाला नहीं था। उनकी सोबत में बैठना तो दरकिनार, वो तो उनके साय से भागता था। वो उसे शराब नोशी की दावत देते तो काजी निहायत हिकारत से ठुकरा देता। जब काजी के तायादाद भाइयों की पेश न गई तो वो अपने मकर व मंसूबे की तकमील के लिए कुछ और सोचने लगे। एक शाम काजी अदालत से वापस घर आ रहा था कि उसके बदकार तायादाद भाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया। झूठ मूठ कहने लगे कि हम सब ने तेरी बीवी से जना किया है। यह सुनकर काजी बहुत परेशान हुआ। वो उनकी जलील और मक्कार फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। कुछ सोचकर बोला, अगर ये सच है तो मेरी बीवी के जिस्म की कोई निशानी बताओ। दाव उल्टा पड़ा था। उन बदमाशों के वहमो गुमान भी नहीं था कि काजी आगे से ये कहेगा। वो तो बीवी को शोहर की नज़रों से गिराकर उनके बीच गलत फहमी पैदा करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। लेकिन वो भी काजी था, सुबह शाम सबूत और शहादतों की बुनियाद पर फैसले करता था। फिर भला अपने मामले में वो महज किसी की बात पे यकीन कैसे कर लेता। और कहने वाले भी वो जो खुद झूठों के बादशाह थे। दावा बगैर दलील के कुछ दिक्कत नहीं रखता। काजी के तायादाद भाइयों से जब जवाब न बन पड़ा तो वो खुशियानी हंसी हंसते हुए ये कहकर चल दिए, हाँ हाँ, हम जरूर तुम्हें उसके जिस्म की कोई निशानी बताएंगे। घर आकर उन्होंने सोचा कि अब करें तो क्या करें, कैसे अपने दावे का सबूत बेहम पहुंचाएं। उन्होंने दिल में कहा कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े काजी की बीवी के जिस्म की कोई ना कोई निशानी जरूर ढूंढ के लानी चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। उन्होंने एक कुटनी को बुलाया, उसे अलिफ से ये तक सारी बात बता के कहा कि अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी हो, काजी के बीवी की जिस्म की कोई निशानी लाओ, हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। वो चातुर आंखें मटका के बोली, हाय हाय, ये तो कोई मसला ही नहीं, मुझे चंद दिन की मोहलत दो, फिर देखना मैं कैसा हाथ दिखाती हूँ। अगले रोज जब काजी अदालत में गया हुआ था तो ठगनी ने दरवाजा जा खटखटाया। काजी की बीवी घर में अकेली थी। उसने दरवाजा खोला तो कुटनी उसकी बलाएं लेने और सद के कुर्बान होने के बाद कहने लगी, मैं तेरे गाँव की हूँ, तुझसे मिलने आई हूँ। काजी की बीवी ने उसे अपने गाँव में कभी देखा तो नहीं था, लेकिन चूंकि दिल की नेक थी इसलिए मेहमान को अल्लाह की रहमत करते हुए घर के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दिए। उसकी खूब खातिरदारी की। कुटनी ने वही रात गुजारी। जब सुबह हुई काजी की बीवी नहाने लगी तो चातुर औरत बोली, हे बन्नो, मैं किस लिए हूँ, मैं तुझे नहलाती हूँ। काजी की बीवी कहने लगी, खाला तुम रहने दो, मैं खुद ही नहा लूंगी। लेकिन मोमो ठगनी तो जबरदस्ती गुसल खाने में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। वो भी काजी की बीवी थी। काजी जी के घर के चूहे भी सियाने, समझ गई कि दाल में काला है। उसने आओ देखा न तो छुरी उठाई और कुटनी का कान काट कर उसे घर से निकाल दिया। इस नाकामी पर काजी के ताए के लड़के खूब सीख पा हुए। अब उन्होंने दूसरी मोमो ठगनी को बुलाया। वो भी अपने फन में कामिल होने के दावेदार थी। बदकुमाश भाइयों ने उसे भी वही कुछ कहा जो पहली कुटनी से कहा था। उसने भी पहले की तरह बड़ा बोल बोला और चंद दिन की मोहलत मांगी। एक रोज वो भी काजी के घर जरा दिन चढ़े पहुंची। काजी की बीवी घर में अकेली थी। मोमो ठगनी उससे कहने लगी, मैं एक गरीब औरत हूँ, दुखियारी, न खाने को रोटी न पहनने को कपड़ा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझ जन्म चली को अपने घर में मुलाजमा रख लो। मैं तुम्हारे सब काम करूंगी, बदले में कोई तनख्वाह नहीं लूंगी। बस सोने को छत दे देना, पहनने को चिथड़ा और खाने को रूखी सूखी। काजी की बीवी ने उस पर तरस खाया और अपने यहाँ मुलाजमा रख लिया। ये दूसरे तीसरे दिन का जिक्र है। काजी की बीवी नहाने लगी तो मोमो ठगनी बोली, बेगम साहिबा,
मैं खसमाऊं जली, किस मर्द की दवा हूँ, मैं तुम्हारी खादमा हूँ, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। ये सुनकर कादी की बीवी ने कहा, बुआ हमने तुझे घर के काम काज के लिए मुलाजिम रखा है, नहलाने के लिए नहीं। बस आप चुप की हो रहो, अपने काम से काम रखो। मगर कुटनी चुप बैठने वाली कब थी, वो तो जिद करने लगी कि नहीं नहीं, आज तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ही नहलाऊंगी। अब तो कादी की बीवी का माथा ठनका कि ये चुरबांग कौन है जो गले पड़ रही है। पत फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ छुरी उठाई, मोमो ठगनी की नाक काट डाली और धक्के देकर घर से निकाल बाहर किया। इस दूसरी नाकामी पर तो ताए के बदमाश लड़के सर पकड़ कर बैठ गए, सोचने लगे कि बात बनती मुश्किल ही दिखाई देती है। खैर जो हो सो हो। अब की बार उन्होंने सबसे बड़ी मोमो ठगनी को बुलवाया, वो भी एक ही खराफाती बूढ़ी, मुंह में दांत ना पेट में आंत, भला की चातुर, सब गुनों पूरी, बदगुमाश दायादाद कहने लगा, हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, बस कादी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेकर आ। आसमान में छेद करना, कमाल अयारी और फरेब करना, मेरे लिए तो ये कोई मसला ही नहीं। चंद दिन बाद वो फाफा कुटनी कादी के घर जा पहुंची। गले में तस्बीहां, हाथ में आबे जमजम, मदीना मनवरा की खजूरें, खाके शिफा, खिलाफे काबा का टुकड़ा। वो या पहली नजर में यूं लगता था जैसे अभी अभी कोई बीहज्जन जहाज से उतरी है और बंदरगाह से सीधी उधर ही चली आ रही है। कादी की बीवी ने सलाम किया, फाफा कुटनी ने ढेरों दुआएं दी, पानी मांगा। कादी की बीवी भागी भागी पानी ले आई। कुटनी ने पिया, बोली, मैं तेरी फूफो हूँ। कादी की बीवी हैरान होकर कहने लगी, लेकिन मैं तो आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा। वो बोली, बेटी तू देखे भी कैसे, मैं तो तेरे पैदा होने से पहले ही हज करने के लिए चली गई थी। वहाँ मुल्क अरब में मेरा टिकट गुम हो गया। कई बरस मेहनत मजदूरी की, पेट की आग भी बुझाई और वापसी का टिकट खरीदने के लिए रुपए भी जमा किए। खुदा खुदा करके इस काबिल हुई कि दोबारा अपना वतन देखूं। अब वापस आई हूँ तो पता चला कि तेरा तो ब्याह हो गया है। बस दिल पे दबत करना मुश्किल हो गया। सबर की सहार ना रही, सीधी डाक में बैठी तुम्हें देखने के लिए यहाँ चली आई। कादी की बीवी को शक पड़ा कि कहीं ये भी कोई मोमो ठगनी ना हो। बोली, अच्छा अगर तू वाकई मेरी फूफी है तो मेरे माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पते मुझे बता। उस शातिर औरत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, चोटा धूप में सफेद नहीं किया था। वो पूरी तैयारी के बाद आई थी। उसने यहाँ आने से पहले कादी की बीवी के माँ बाप, अजीज रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के नाम पते, जमीन जायदाद की तफसील, घर सब मालूमात हासिल कर रखी थी। उसने फर सबके नाम पते बता दिए, बल्कि हर एक का पूरा शजरा नसब सुना दिया। यह भी बताया कि फिलहाल की कितनी जमीन, दुकान कहाँ है। अब तो कादी की बीवी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसके कि वो उसे अपनी फूफो तस्लीम कर ले। वो मुतमईन हो चुकी थी, ये सोच करके किसी बाहर वाले को हमारी पूरी नस्ल का पता नहीं हो सकता। नामों का पता होगा तो होगा, मगर जमीन जायदाद का पता नहीं होगा। कुटनी कादी के घर रहने लगी। तीसरे चौथे दिन उसने भी उसी ख्वाहिश का इजहार किया जो साबका दो कुटनियों की जुबान पर आ चुकी थी। कहने लगी, मैं सदके में कुर्बान, बेटी दूधो नहाओ, पूतो पलो, मेरा बड़ा जी चाहता है कि तुझे अपने हाथों से नहलाऊं। कादी की बीवी ने फौरन इनकार कर दिया, मगर वो भी अपने फन में महारत नामा रखती थी, ठगी में कामिल थी, खूब जानती थी कि कैसे इनकार को इकरार में बदला जाता है। बोली, है बेटी, अगर मैं यहाँ रहती, अरब न जाती, तो तेरे बचपन में मैं ही तुझे नहलाती। और किसने नहलाना था, अब तुझे नहला दूंगी तो क्या हो जाएगा। हाय हाय, बनो मैं तो तेरी फूफी हूँ। फूफी से लज्जा कैसी, सियाने से सियाना आदमी भी कभी न कभी धोखा खा जाता है। कादी की बीवी फूफी की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई, हंस के कहने लगी, अच्छा फूफो अम्मा, आप ही मुझे नहला दे। गर्द उस रोज मोमो ठगनी ने कादी की बीवी को गुस्ल दिया। रात रही, सुबह हुई तो बोली, अच्छा बनो, अल्लाह हाफिज, राज सुहाग कायम रहे। मेरे लिए तेरे घर का दाना पानी बस इतना ही लिखा था, बहुत दिन रह लिए, अब चलती हूँ। बनो, कहा सुना माफ कर देना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कादी की बीवी ने बहुत कहा कि फूफो, इतने सालों बाद तो मिली हैं, चंद दिन तो और रहो, मगर वो न मानी। लाठी टेकती हुई होले होले चल पड़ी। जो ही कादी का घर ओझल हुआ, ये जा वो जा, नामो निशान बाकी न रहा। मोमो ठगनी नाक की सीध कादी के तायादाद भाइयों के पास पहुंची। बोली, लाओ मेरा इनाम। कादी की बीवी की ऐसी जिस्मानी निशानी लाई हूं कि क्या याद करोगे। वो बदमाश खुश होकर कहने लगे, तेरे मुंह में घी शक्कर, निशानी तो बताओ, इनाम जो कहोगी मिलेगा, तुझे सोने में पीली कर देंगे। कुटनी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बड़े फकर से सरगोशी के अंदाज में बोली, कादी की बीवी की पीठ के पीछे एक बड़ा सा काला तिल है। बदकुमाश लड़के बोले, बुआ सच कहती हो, देखना कहीं फजीहत ना हो जाए। मोमो ठगनी झूठ मूठ नाराज होकर बोली, झूठे का मुंह काला, अगर मेरी बात गलत निकले तो जो काले चोर की सजा वो मेरी। और कहने लगी, साहब कानों सुनी नहीं, आंखों देखी कहती हूँ, मैंने तो कादी की बीवी को अपने इन हाथों से नहलाया है। खुदा की कसम, उसकी पीठ पर बड़ा तिल है। कादी के तयादाद भाइयों ने ठगनी को इसकी तवक्का से कहीं बढ़ के इनाम दिया। अगली सुबह जब कादी अरबी घोड़े पर सवार होकर अदालत जा रहा था, तयादाद भाइयों ने रास्ता रोक लिया।
बड़े धड़ल्ले से कहने लगे, तू तो कहता था कि मेरी बीवी बहुत नेक और पारसा है। सुन, गौर से सुन, जब तू अदालत में चला जाता है तो हमारे पास आ जाती है। फिर वो शैतान कह के मार कर हंसते हुए बोले, तू हमसे उसके जिस्म की कोई निशानी मांगता है तो सुन, उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तिल का निशान है। वो तो ये बकवास करके हंसते हुए वहां से चले गए और बेचारे काजी को रूह फरसा सोचों के भंवर में गोते खाने के लिए तन्हा छोड़ गए। बात सच थी। अब काजी सच को झुटलाए तो कैसे झुटलाए। बड़ी देर तक वो सरे रहा, घोड़ा रोके गुमसुम बैठा रहा। बड़ी देर तक उसके बातन में जंग होती रही। बड़ी देर तक उसका वजूद मैदानी कारजार बना रहा। आखिर वो मस्तंडे ताए के लड़के जीत गए। काजी को यकीन हो गया कि उसकी बीवी बदचलन है और उसने इन बदमाशों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। तभी तो वह आवारा उसके जिस्मानी राजों से वाकिफ है। वो आग बगोला हो गया। उसने घोड़े को मोड़ लिया और एड़ लगा दी। अदालत जाने के बजाय वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ घर को पलटा। घर आते ही उसने कुछ न पूछा न कुछ सुना, बस आन की आन में बीवी पर लानत भेजी और इस तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ वापस अदालत में चला गया। वो बेचारी नेक पर खड़ी की खड़ी ही रह गई, हक्का बक्का। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। आखिर बहुत सोच विचार के बाद डोर का सिरा हाथ आ गया, लेकिन उलझी डोर को सुलझाना अभी बाकी था। काजी की बीवी ने घर के एक वफादार मुलाजिम को साथ लिया, घोड़े पे बैठी और चल दी। आखिर एक गांव के करीब पहुंच के वो रुक गई। सबसे पहले तो रहने के लिए एक शानदार खेमा लगवाया, फिर एक नकारची का इंतजाम किया और इर्द गिर्द के सारे इलाके में ढंढोरा बिठवा दिया। उधर गांव के बाहर एक ज़ी मर्तबा बेगम साहिबा ने क़याम किया है। जो कोई उनके खेमे में जाकर उन्हें कोई आप बीती जग बीती सुनाएगा, उसे एक मन आटा और बहुत सा पैसा इनाम दिया जाएगा। मनादी सुनने की देर थी कि लोग जोक दर जोक वहां आने लगे और कहानियां सुनाने लगे। देखते ही देखते मेला लग गया, जंगल में मंगल हो गया। काजी की बीवी हर कहानी कहने वाले को एक मन आटा और बहुत से पैसे देती, गरीब गुरबा दुआएं देते। आखिर एक दिन वो तीनों चातुर औरतें भी वहां पहुंची जिनके लिए ये सारी रामलीला सजाई गई थी। काजी की बीवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। खुद उनके सामने न हुई बल्कि खेमे की दूसरी जानिब जाके बैठ गई। अपने वफादार मुलाजिम को बुलाया और कहा, इन तीनों औरतों से आप बीती सुनना। जब सुना ले तो उन्हें यहाँ से जाने न देना, बल्कि खेमे के एक तरफ बिठा लेना और उनसे कहना कि अरे तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इसलिए तुम्हें एक मन आटा नहीं, बाकियों की निस्बत तुम्हें बहुत ज्यादा आटा मिलेगा। मुलाजिम सारी बात समझ गया। अब सबसे पहले वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसका कान काटा था बोली, कौन सी बात, कहानी सुनाओ। आप बीती, खादिम कहने लगा। मोमो ठगरी ने अपनी सारी आप बीती के सुनाई कि कैसे काजी के तायादाद भाइयों ने एक भारी रकम के एवज उसे काजी की बीवी की जिस्मानी निशानी लाने के लिए उसके घर भेजा था और कैसे निलवाने की जिद पर काजी की बीवी ने उसका कान काटा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सारी बब्ता सुनने के बाद खादिम ने उससे वही बात कही जो बेगम साहिबा ने कहने के लिए बोला था और एक तरफ बिठा लिया। अब वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसका नाक काटा था, खादिम के कहने पर उसने भी आप बीती सुनाई कि कैसे काजी के तायादाद भाइयों के कहने पर वो भी काजी के घर काजी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेने गई थी और कैसे काजी की बीवी ने उसके नहलाने के इसरार पर उसकी नाक काट डाली। मुलाजिम ने उससे भी वही अल्फाज कहे जो बेगम साहिबा ने समझाए थे और हाथ पकड़ के एक तरफ बिठा ली। लीजिए साहब। अब तीसरी कुटनी की बारी आई। वो बड़े गरूर से चलती हुई आगे बढ़ी। कामयाबी के नशे में मस्त सर ऊंचा करके उसने बड़ी शान से अपनी आप बीती सुनानी शुरू की कि कैसे जो काम साहब का दो फाफियों कुटनियों से ना हो सका वो उसने कर दिखाया। किस तरह काजी की बीवी की फूफो बनकर उसके घर गई, उसका एतमाद हासिल किया और फिर किस तरह नहलाने के बहाने उसके जिस्म की निशानी हासिल की। काजी के तायादाद भाइयों को बताया। काजी की बीवी पर बद चलने का इल्जाम लगा और आखिर को मियाँ बीवी में फूट पड़ी। मुलाजिम कहने लगा, बड़ी भी तुमने सबसे अच्छा वाकया सुनाया है, तुम्हें सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा, यहीं बैठ जा। तीनों मोमो ठगनियों की कहानियां सुनने के बाद काजी की बीवी पर सारा मामला रोदे रोशन की तरह आया हो चुका था। उसने उन तीनों को पकड़ा और काजी अल-कदा की अदालत में ले गई। सिपाही भेजकर काजी ने तायादाद भाइयों को बुलवाया गया। अपनी पाकदामन बीवी पर लानत भेजने वाले काजी को भी तलब किया गया। अब सबके बयानात दोबारा सुने गए। दूध का दूध पानी का पानी हुआ। काजी अल-कदा ने जलाद को काजी के तायादाद भाइयों और तीनों कुटनियों की उनकी मौजूदा और साबिका जुराम को पेश नजर रखते हुए गर्दन मारने का फरमान जारी किया। अदालत ने काजी को कान का कच्चा होने पर खूब लान तान किया। फिर अदालत के हुक्म पर काजी ने अपनी बीवी से माफी मांगी। उसकी खूबसूरती का कायल तो पहले से ही था, अब अक्लमंदी का कायल भी हो गया। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।